नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दूसरा चैप्टर डायरी पढ़ाने जा रही हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा 1 वीक में ये उद्देश्य है कि मैं आपको अन्य गद्य विधा पूरी करवा दूँ और ये मेरा दूसरा चैप्टर है। आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायरी क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर डायरी होती क्या है। तो यह एक मतलब जो अपनी भावना होती है ना, भावनात्मक लेखा जोखा, मतलब भावनाओं का भावनात्मक लेखा जोखा, कि हम भावनाओं को किस प्रकार उसमें उड़ेलते हैं। लेखक अपने मन की संपूर्ण भावनाओं को उसमें संकलित करता है। डायरी हमारी अपनी निजी संपदा होती है। ये नहीं होता है कि भाई इसमें दूसरा भी, मतलब दूसरा कोई अपना कुछ लिख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद की होती है, कि ये स्वयं की होती है कि हम उसमें क्या लिखते हैं। डायरी का लेखक और पाठक दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसके पाठक और लेखक दोनों एक होते हैं। डायरी लेखक की बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा होती है। डायरी लेखक की बौद्धिक और भावनात्मक का मतलब समझ गए कि वो जो लेखक होता है उसकी खुद की क्षमता, बौद्धिक क्षमता और भावनाएं, उनकी प्रतिक्रियाओं का आपसी लेखा जोखा होता है। सार्वजनिक किए जाने के लिए डायरी नहीं लिखी जाती। डायरी स्वयं का एक अंतरण, आत्म साक्षात्कार है, आत्म संवाद है। ये जैसे हम ये कह सकते हैं कि डायरी हम जब लिखते हैं तो एक, हम जब सामने बैठते हैं तो एक पेपर और या डायरी लिखने के लिए पेन ले लेते हैं, तो हम अपने खुद के संवाद लिखते हैं, हम अपनी आत्माओं की बात लिखते हैं, तो उसको हम डायरी कह सकते हैं। अब डायरी जो ये एनी फ्रैंक की डायरी है, एक यहूदी लड़की की डायरी है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी थी। इससे एनी फ्रैंक को खुद को ये पता नहीं था कि सार्वजनिक हो जाएगी। कभी भी डायरी सार्वजनिकता के लिए नहीं लिखी जाती, लेकिन यह एक उद्देश्य के लिए इसने सार्वजनिक कर डाला। और तब इसमें 1942 ईस्वी से लेकर 1944 के दौरान जो नाजीवाद अत्याचारों का दर्दनाक दास्तान इसमें बताया गया है। और इसमें एम्स्टर्डम ने इसकी डायरी के थ्रू लिखा है। जून 1942 ईस्वी से अगस्त 1944 ईस्वी तक के घटनाक्रम को आधार बनाती है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, 1942 से 1944 तक की घटनाक्रम को इसमें आधार बनाया गया है। ये डायरी डच भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? डच भाषा में। 1947 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, द डायरी ए यंग गर्ल। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में कब अनुवाद हुआ उसका? 1947, द डायरी ए यंग गर्ल। 1942 ईस्वी में 13वें जन्मदिन पर एनी फ्रैंक को यह डायरी अपनी बहन मार्गरेट ने यह गिफ्ट की थी। किसने? मार्गरेट ने। कब? उसके जन्मदिवस पर। अब अगर इसकी कोई ये पूछे आपसे कि भाई इसकी एक निश्चित परिभाषा क्या होती है, तो मैं आपको इसकी निश्चित परिभाषा बताती हूँ। आपको कोई पूछे कि इसकी निश्चित परिभाषा क्या होती है, तो मन को प्रभावित करने वाली दैनंदिनी, मन को प्रभावित करने वाली दैनिक जीवन की घटनाओं का हमें खिन्न भी करती है और उत्साह से हमें भर भी देती है। उन घटनाओं के प्रतिदिन का जो लेखा जोखा होता है ना, वो डायरी होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब व्यक्ति एकांत क्षणों में अपने जीवन की मीमांसा करता है, क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो डायरी शैली का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे हम हैं, अपने जीवन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखते हैं, तो हम ये नहीं है कि भाई किसी को बता के, किसी को पूछ के वो चीज़ लिख रहे हैं। हम एकांत में, एकांत क्षणों में बैठते हैं और अपने मन की भावनाओं को उसमें उड़ेल देते हैं। यद्यपि डायरी विधा का रूप ग्रहण नहीं कर सकी हो, किंतु अन्य विधाओं को अपना आकार अवश्य प्रदान करती है। जैसे निबंध, संस्मरण, उपन्यास आदि भी डायरी शैली में लिखे जाते हैं। यात्रा व्रत प्राय डायरी शैली में लिखे जाते हैं। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन कहाँ से होता है? तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम कृत सेवाराम की डायरी। अब इसको मैं बताती हूँ आपको, श्री राम कृत सेवा की डायरी। तो थोड़ा सा कोडिंग का प्रयोग करती हूँ कि राम जी हैं, जो हमारे श्री राम हैं, उनकी सेवा के लिए हर इंसान तत्पर रहता है। तो किसकी डायरी? सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? राम।
अगर हमें कोई मिलता है तो भी हम कहते हैं राम राम। तो सबसे पहले राम का नाम लो और सेवा राम करो, उसकी सेवा करो, और वो भी कब 1946 ईस्वी में। दूसरी आ जाती है घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने। देखो जो बिड़ला आदमी होते हैं ना, उनके चाहे पैसों के पन्ने देखो चाहे डायरी के, वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो जहाँ बिड़ला आए ना वहाँ ध्यान रखना डायरी के पन्ने मिलेंगे। अब है कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी। तो कॉलेज के अंतर्गत क्या होता है कि सब अपने अपने कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, इधर उधर के कामों में भी ज़्यादा लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे कॉलेज का काम होता है, फिर घर का काम होता है, तो धीरेन्द्र इसकी कोडिंग है, धीरे धीरे काम करते हैं कॉलेज वाले। कब? 1954 में। अब आ जाती है ये दैनंदिनी 1954, सुंदरलाल त्रिपाठी। जो सुंदरलाल बहुगुणा भी बोलते हैं इसको, त्रिपाठी, ये दैनंदिनी 1954 में लिखता है। और सियाराम शरण गुप्त लिखता है दैनिकी। तो देखो जो दैनिक रूप से काम करे जाते हैं वो तो करे जाते हैं गुप्त रूप से, और जो सुंदर सुंदर बातें बताई जाती है दैनंदिनी, वो है 1954। उसके आगे है उपेंद्र नाथ अस्क। तो जो इश्कबाजी करते हैं, ज़्यादा अपनी कम पराई, वो मानते हैं कि ज़्यादा तो अपनी को मानते हैं और कम पराई को मानते हैं, 1959। हरिवंश राय बच्चन ये कहते हैं प्रवासी की डायरी 1971। तो बच्चे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें बाहर बहुत ज़्यादा घूमना है, तो प्रवास ज़्यादा चाहते हैं वो, 1971 में। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की है दिनकर की डायरी, तो इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये दिनकर की डायरी आ जाएगी। अब है रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा प्रदेश। तो दिल्ली मेरा प्रदेश, ये सहाय इंसान है, दिल्ली में रहता है और इसका प्रदेश है, तो ये 1976 के। अब आगे है राजेंद्र अवस्थी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। जो राजेंद्र जी हैं वो सैलानियों पर ज़्यादा प्रभावित है, तो उनकी डायरी। जो मुक्तिबोध की है एक साहित्य की डायरी 1974, ये नेट में भी लगी हुई है, तो ये लगभग सबको याद भी होगी कि एक साहित्य की डायरी 1974। अजीत, ऐसे अजीत और ऐसे अंकित, अंकित होने दो। मोहन राकेश की डायरी, तो मोहन राकेश का मोहन राकेश नाम आ गया 1985। फिर है रविंद्र कालिया। अब कालिया से याद करो कि जो रविंद्र है ये कालिया के पास जाके कहते हैं कि भाई मेरे को मेरी स्मृतियों की जन्म पत्री दो, मैं भूल गया, 1979 में 79। जमनालाल बजाज, तो जमनालाल बजाज का जमनालाल बजाज की डायरी 1966। रामविलास बजाज, इसकी है पंचरत्न। देखो जो बजाज का तेल आता है वो पंचरत्न तेल से मिलके बनता है। अज्ञे की डायरी कौन सी है? तो बर्लिन की डायरी। जो हमारे अज्ञे हैं ये बर्लिन में जाके डायरी लिखते हैं। फिर है शांता कुमार, एक मुख्यमंत्री की डायरी। जो शांत लोग होते हैं ना वो घर के मुख्यमंत्री होते हैं एक तरह से, जैसे कहते हैं कि घर में शांति रखो शांति रखो, तो मुख्य रूप से जो शांति रखते हैं वो मंत्री की डायरी लिखते हैं। और वो शांति कौन कौन रखेंगे? जो साथ साथ काम करेंगे, तो साथ साथ मतलब 1977। मेरी जेल डायरी, जयप्रकाश, जयप्रकाश कहते हैं कि जेल में जो डायरी लिखता है उसको प्रकाश चाहिए क्योंकि वहाँ घुटन महसूस होती है, 1975 से 1977। तो जयप्रकाश से कोडिंग कर लेना, प्रकाश कहाँ पे चाहिए आपको? जेल में। अब है चंद्रशेखर, मेरी जेल डायरी। अब चंद्रशेखर को भी जेल में डाल दिया 1977, तो मेरी जेल डायरी दो बंदों की हो गई, एक जयप्रकाश की, दूसरी चंद्रशेखर की। सीताराम केसरिया, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। इसके दो भाग हैं। किसके? सीताराम केसरिया। अब जो केसरिया है वो कहते हैं कि केसरी रंग की एक चुंदड़ी आती है तो उस पर काम किया जाता है, तो एक कार्यकर्ता की डायरी। तो एक कार्यकर्ता कौन होगा? जो सीताराम की केसरिया की चुनरी बनाएगा। फिर है श्री रामेश्वर टाटिया,
क्या खोया क्या पाया। टांटिया, रामेश्वर के मंदिर में जाके टांटिया कहता है कि मैं इस मंदिर में तो आ गया, लेकिन मैं क्या खोया क्या पाया। इसको खुद को पता था कि इसको क्या मिला है, क्या इसने खो दिया 1981 में। कमलेश्वर कहते हैं कि मैं हमेशा देशांतर की यात्रा करता हूँ 1992 में, ये घूमता रहता है। फिर है मलियज की डायरी। मलियज की डायरी 3 खंडों में है 2000 में। अब मलियज का नाम है तो यहाँ मलियज की डायरी आ गई, इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब है नामवर ने, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो मलियज की डायरी है 3 खंडों में 2000 में लिखी है, और मलियज की एक डायरी और है वो नामवर सिंह ने भी लिखी है। बिशन दास टंडन आपातकाल की डायरी 3 खंडों में है 2002 और 2005 में। अब डॉक्टर नरेंद्र मोहन, साथ साथ मेरा साया, तो हमारे प्रधानमंत्री से हम इनकी कोडिंग कर सकते हैं कि वो हमारे साथ साथ हैं, तो हमारे साथ साथ मेरा साया। वो कहते हैं कि मेरा साया जब तक तुम्हारे पास है मेरे यारों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो 2004, 4 मतलब यार, तो साथ साथ मेरा साया डॉक्टर नरेंद्र मोहन। तेजिंदर डायरी सागा सागा, ये तेजिंदर कहते हैं कि अरे आप मेरे साथ साथ रहो, बहुत तेज आदमी हो आप, मेरे सागा सागा नहीं रहते। अरे यार मतलब 2004 आप मेरे साथ साथ रहो तो मैं डायरी लिखूंगा। अब है कृष्ण बलदेव वैद, ख्वाब है दीवाने का 2005। अब कृष्ण भगवान तो आपको पता ही है, सबको ख्वाब में दिखते हैं और एक तरह से ये दीवाने के रूप में रहते हैं और सबका साथ देते हैं। और ये एक तरह से पांचों पांडव 2005 से आप लगा सकते हो कि ये पांचों पांडवों का भी कृष्ण ने साथ दिया था। अब आ जाते हैं रामदरस मिश्र, आते जाते दिन। तो सीधी सी बात है, राम जी के जब हम दर्शन करने जाते हैं तो कभी आते हैं और कभी जाते हैं। 2008 8 याम श्री राम दरस के, राम जी के दर्शन के लिए हम आते जाते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रमेश चंद्र शाह, देखो ये रमेश चंद्र शाह क्या करते हैं कि एक बार अकेले मेले में चले जाते हैं। जब नया नया मेला भरता है, मतलब 2009 जब नया नया मेला भरता है तो ये अकेले चले जाते हैं। अब खिड़की से देखते हैं कि कभी मेरे घर वाले मेरे को देख तो नहीं रही है, और आज अभी ये उस मेले के लिए निकल पड़ते हैं। ये इसकी कोडिंग के लिए मैंने बताया है। तो अकेला मेला 2009, इसी खिड़की से आज और अभी। तो रमेश चंद्र शाह है, अकेले मेले में जाते हैं और खिड़की से अपने घर वालों को देखते हैं कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, और वो आज और अभी वहाँ से निकल जाता है। डायरी शैली में लिखे गए हिंदी के चर्चित उपन्यास, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ मोहन अवस्थी, यहाँ सैलानी की डायरी है। जो मोहन है, मन के मोहन होते हैं, वो सैलानी के रूप में होते हैं। सबसे ज़्यादा सैलानी किस प्रकार के रहेंगे? जो मनमोहन रहेंगे। तो मोहन अवस्थी सैलानी की डायरी। राजेंद्र यादव सै और मात, इसकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है तो इसने सै और मात खाई है। डॉक्टर देवराज, देखो देवों पे राज, जो देवता हैं वो सब पे राज करते हैं क्योंकि वो अजय हैं, उनकी जयकारा होती है। अजय की डायरी, हिंदी का ये पहला उपन्यास है डायरी शैली में, ये भी ध्यान रखना। अब है जैनेन्द्र जयवर्धन, जैनेन्द्र जैसे जैनेन्द्र जैसे जयवर्धन। फिर है श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि यार मेरे को मकान बनाना है, इनकी है मकान। विवेकी रॉय, ये कहते हैं कि या तो मैं बबूल की या किसी और चीज़ की मैं दातुन करता हूँ, तो क्योंकि इसके अंदर विवेक है इसलिए बबूल की दातुन करता है। तो बबूल उपन्यास। यहाँ मेरी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो बताना, शेयर करना। थैंक यू।